नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। और आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है। और इसमें अध्याय क्रमांक हम 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है अफवाह। अध्याय को कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके अध्याय के पीछे दे रखे सारे सवाल हमने हल कर लिए, जो अभ्यास प्रश्न कहलाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अभ्यास, आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ने वाले हैं। इनको सोल्व करेंगे, तो लगातार वीडियो में साथ बने रहना, बिल्कुल भी आपको स्किप करना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सवाल नंबर 1, जिसमें देखिएगा, ध्यान रखना, इसमें शुरुआत में आपको बहुविकल्पात्मक सवाल रहेंगे और फिर हम बाद में कुछ सवाल आपके अति लघुतरात्मक टाइप के रखेंगे, वन लाइनर आंसर वाले। ठीक है, इसके बाद में हम आगे जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? आपने सभी नदियां पढ़ ली है, भारत की, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी का अफवाह बेसिन भारत में सबसे बड़ा अफवाह बेसिन माना जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? तो ये देखिएगा, इनमें से देखो, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों के तीनों ये नदियां कैसी है? ये तीनों नदियां हिमालयी नदियां हैं। कैसी है भाई? हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदियों का अर्थ क्या हुआ? इनका उद्गम हिमालय पर्वतमाला से होता है। सिंधु का उद्गम हिमालय, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तरी ढलानों से होता है, तिब्बत के पठारी प्रदेश की तरफ से। और गंगा का उद्गम हिमालय के दक्षिणी ढलानों से, उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से होता है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी एक प्रकार की आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। कैसी नदी है? इसे कहते हैं ये प्रायद्वीपीय नदी, अर्थात ये प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदी है। महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। तो सबसे बड़ा अफवाह बेसिन किसका है? गंगा का अफवाह बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। इसका अफवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो गंगा नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों के सहित इसका अफवाह बेसिन देखेंगे तो इसमें हरियाणा राज्य आ जाता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, पूर्वी राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग आ जाते हैं, जिसमें आपके चंबल, बेतवा, सोन, केन जैसी नदियां प्रवाहित होती है। फिर छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आ जाते हैं, कुछ भाग आपके उत्तरी भाग आ जाता है झारखंड का। तो इस प्रकार का ये क्षेत्र उत्तरी भारत के राज्यों का अधिकांशतः मैदानी भाग गंगा नदी के द्वारा अफवाहित होता है और ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन माना जाता है। गंगा नदी की लंबाई की बात करोगे तो इसकी लंबाई, किस नदी की भाई? गंगा नदी की लंबाई, लंबाई आती है इसकी 2500 किलोमीटर। या इसे आप 11वीं क्लास की किताब उठाकर जाकर देखोगे तो उसमें आपको 2525 किलोमीटर मिलेंगे। 9th में आपको 2500 दी है, 11th में आपके 25-25 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन में आके एक दिया है गोदावरी नदी। गोदावरी का अफवाह बेसिन दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है, इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी की बात करोगे तो वो गोदावरी नदी आपको मिलेगी, जिसकी लंबाई आती है लगभग 1500 किलोमीटर, या एग्जैक्ट लंबाई आप देखोगे तो 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 है, दो जल निकासी बेसिनों को कौन अलग करता है? दो जल निकासी बेसिन है, उनको अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैसे जैसे एक सिंधु जल निकासी क्षेत्र, यानी कि एक जल निकासी बेसिन आपके सिंधु नदी का अफवाह क्षेत्र है और दूसरा है आपके गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र। इन दोनों को अलग करने वाला क्षेत्र आपके अंबाला का भाग है, यानी कि एक उभरा हुआ भाग है जिस पर अंबाला बसा हुआ है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैसे तो आप कहेंगे वहां पर पोटवार का पठार दिल्ली कटक है, लेकिन उसे क्या नाम दिया जाता है? क्या डेल्टा कहते हैं उसे? नदी डेल्टा कहते हैं, या उसे जल विभाजक कहते हैं, या नदी की सहायक नदी कहते हैं, या फिर संगम कहते हैं? तो दो जल विभाजक क्षेत्रों को या फिर दो अफवाह द्रोणियों को अलग करने वाला क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। जैसे जैसे कि आपके जल विभाजक की बात करेंगे तो अंबाला, कौन सा भाग है? अंबाला सिंधु और गंगा द्रोणियों के जल विभाजक पर अवस्थित है। सिंधु वे गंगा के जल विभाजक पर अवस्थित है, यानी कि अंबाला स्थान किस स्थान पर अवस्थित है? वे क्षेत्र जहां जो आपके गंगा और
सिंधु का जल विभाजक क्षेत्र है वहां पर बसा हुआ है। अंबाला के पूर्व दिशा की ओर गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र है, पश्चिम दिशा की ओर आपके इस सिंधु नदी का अफवाह क्षेत्र है। नदी डेल्टा क्या होता है? नदी समुद्र में गिरने से पहले, नदी के समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे आप छोटी छोटी जलधाराओं में विभाजित हो जाती है और उन जलधाराओं के बीच में नदी के द्वारा गाद या जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया रहता है। वो पूरा क्षेत्र आपके इस प्रकार से त्रिभुजाकार या फिर चापी आकृति में बना हुआ क्षेत्र होता है, जिसमें छोटी छोटी जलधाराएं होती है और नदी फिर समुद्र में गिर जाती है। वो भाग कहलाता है डेल्टा। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे ज्यादा विकसित होने वाला, सबसे ज्यादा गतिशील होने वाला डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बनाया जाता है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। नदी के सहायक नदी कौन सी होती है? एक नदी होती है मुख्य नदी, एक मुख्य नदी प्रवाहित है। अब जैसे कि मान लीजिएगा कि मुख्य नदी ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी का पानी तो सीधा आपके समुद्र में जाकर विलय होता है, तो ये मुख्य नदी हो जाती है। पर्वत से उद्गमित होती है, मैदानी क्षेत्रों से बहते हुए फिर आपके समुद्र में विलय हो जाती है, तो ये मुख्य नदी कहलाती है। यानी कि उद्गम स्थल से लेकर आपके समुद्र तक बहने वाली नदी मुख्य नदी कहलाती है। अब इस मुख्य नदी में अब कोई दूसरी नदी प्रवाहित हो रही है और वो नदी इस नदी के अंदर अपना जल विलय कर देती है। जैसे यमुना नदी आकर अब इसका जल गंगा में विलय कर देती है, तो यमुना गंगा की एक सहायक नदी कहलाती है। इसी प्रकार संगम क्या होता है? जिस स्थान पर दो नदियों का मिलन होता है वो संगम स्थान कहलाता है। जैसे जैसे गंगा और यमुना का संगम कहां पर होता है? ये संगम होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज क्या कहलाता है? गंगा यमुना का संगम कहलाता है, और इसके संगम को कहा जाता है संगम नोच। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदियों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियों की विशेषता है? नीचे 4 विशेषताएं दे रखी है, उसमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी विशेषता हिमालय से निकलने वाली नदियों की है, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों से संबंधित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए में दिया है मौसमी प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी में दिया है दरार घाटियों से होकर प्रवाह। ऑप्शन सी में दिया है नदी विसर्प और गोखुर झीलों का निर्माण, और ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, आप जब हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं देखेंगे तो पहले कथन पर विचार करते हैं कि मौसमी प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां पर प्रवाह वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। हिमालयी नदियां 12 मासी है, वर्ष भर प्रवाहित होती है। इनमें वर्षा ऋतु से वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है, वो भी इनका जल स्रोत होता है नदी का, और साथ में हिमानियों के पिघलने से प्राप्त होने वाला जल भी इनका जल स्रोत होता है। तो ये नदियां आपके वर्ष भर प्रवाहित होती है। कैसी होती है? ये वर्ष भर प्रवाहित होती है। वह आपके इनका प्रवाह क्या नहीं है? आपके मौसमी प्रवाह नहीं है, ये तो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली है, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा है दरार घाटियों से होकर प्रवाह। ये नदियां दरार घाटियों या ब्रंश घाटियों से होकर नहीं बहती है। ये नदियां तो आपके गोर्ज या महाखड्डों का निर्माण करती है। किसका? गोर्ज या महाखड्डों से होकर प्रवाहित होती है। यह भी आपका गलत हो जाएगा। नदी विसर्प और गोखुर झीलों का निर्माण, हां जी ये बिल्कुल सही है, इनके द्वारा नदी विसर्प और गोखुर झीलों का निर्माण किया जाता है। नदी विसर्प क्या होते हैं? जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ढलान कम हो जाती है, ढलान कम हो जाने से इनका वेग कम हो जाता है और नदी इस प्रकार से घुमावदार मार्ग बनाते हुए प्रवाहित होती है, और ये घुमावदार मार्ग ही क्या कहलाता है? नदी विसर्प कहलाता है। और जब कभी ये घुमावदार मार्ग नदी से अलग हो जाता है कटकर, तो ये क्या कहलाता है? ये आपके गोखुर झील कहलाता है। ओक्सबो लेक, गोखुर झील कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब आपके दरार घाटियों से होकर प्रवाह की बात करें तो इसमें नर्मदा और तापी नदियां आती है, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये दरार घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। फिर आपके मौसमी प्रवाह की बात करेंगे तो भाई मौसमी प्रवाह वर्षा द्वारा नियंत्रित होता है, और वो होता है प्रायद्वीपीय नदियों के लिए, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां आपके पश्चिमी घाट के ढालों से मध्यवर्ती उच्च भूमि से उद्गमित होती है, और वहां पर हिमानिया या ग्लेशियर नहीं होते हैं, इसलिए उनका प्रवाह केवल वर्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? वे कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? वैसे गंगा नदी तो कहां है? उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, गंगोत्री हिमनद से उद्गमित होती है, और फिर आपके भारत के मैदानी भागों से प्रवाहित होती हुई आपके बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए जल विसर्जित कर देती है। तो इनमें आपको बताना है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को, नर्मदा को, तापी को, या फिर महानदी को? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई की बात करोगे तो लंबाई आती है 1465 किलोमीटर, जिसे आप लगभग 1500 किलोमीटर कह सकते हो। यह है इसकी लंबाई।
फिर आप इसका अफवाह क्षेत्र देखेंगे तो अफवाह क्षेत्र आपके प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भी आपके गंगा नदी की तरह इसी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। डेल्टा कहां बनता है? डेल्टा बनाया जाता है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो कि आपके गोदावरी नदी का डेल्टा कहलाता है। ठीक है, और ये जो नदी आपके, इसके अलावा आप नर्मदा और तापी नदियों को देखेंगे तो ये नदियां दोनों के दोनों ब्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। किससे? ब्रंश घाटी से होकर प्रवाह होता है। किनका? नर्मदा और तापी नदियों का। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख निर्माण करती है। महानदी उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है और उड़ीसा में इसका इसके डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और ये नर्मदा और तापी नदियां दोनों अरब सागर में जाकर विलय होती है। अपना जल कहां उड़ेलती है? अरब सागर में, यानी कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल 5 नंबर सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपके चेमा युंगडुंग हिमनद से उद्गमित होती है तिब्बत के पठारी प्रदेश में, फिर तिब्बत वाले क्षेत्र में उद्गमित स्थान से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह नदी पूर्वोत्तर भारत में एंट्री करती है। और यह प्रवेश कहां से करती है? लद्दाख में एक घाटी से होकर, अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी से होकर, बंगाल की खाड़ी से होकर, या फिर असम में एक दरार घाटी से होकर। तो देखिएगा, आप जब भारत में देखते हैं नदी को, तो यह नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी से होकर प्रवेश करती है, घाटी से होकर, या फिर एक महाखंड का निर्माण करते हुए या गोर्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। देखिएगा, जब नदी उद्गमित होती है चेमा युंगडुंग हिमनद से, तो इस प्रकार से तिब्बत वाले क्षेत्र में हिमालय के समांतर प्रवाहित होती है पूर्व दिशा की ओर। फिर आपके नामचा बरुआ पर्वत चोटी के पास में यू आकार का मोड़ बनाते हुए फिर एक महाखंड से होकर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। कहां पर? पहले नामचा बरुआ के पास में यू आकार का मोड़ बनाती है और उसके बाद में यहां से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एक महाखंड या गोर्ज बनाते हुए, जिसे आप एक घाटी भी कह सकते हैं। इसे आप वी आकार की घाटी का दर्जा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके लद्दाख से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? लद्दाख से भारत में एंट्री करने वाली नदी, लद्दाख से भारत में प्रवेश करने वाली नदी है वो सिंधु नदी है। लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये नदी आपके लद्दाख से पाकिस्तान में चली जाती है। अगला सवाल, नर्मदा नदी के प्रवाह की मुख्य विशेषता क्या है? नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, जो कि आपके अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गमित होने के बाद में ये आपके अरब सागर की ओर अपना जल ले जाने वाली एक प्रमुख नदी है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में आपके सबसे बड़ी नदी है। तब इसकी विशेषता क्या है? देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है कि क्या इसकी विशेषता है, ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है, या ये अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, या यह एक दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसकी विशेषताएं देखेंगे तो देखो, पूर्व की ओर डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं बहती है। अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, नहीं, ये तो एस्चुरी बनाती है, यानी कि इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? डेल्टा नहीं बनाया जाता है, इससे ज्वार नदमुख का निर्माण किया जाता है, या उसे आप एस्चुरी कहते हैं। यह एक दरार घाटी यानी कि ब्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है, दरार घाटी में ये पश्चिम की ओर बहती है। अब मानचित्र पर आप इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको प्रवाह क्षेत्र दिखेगा। अब इसके प्रवाह क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहां पर आपके विंध्याचल पर्वतमाला है, यहां पर आपके सतपुड़ा पर्वतमाला है, यहां पर बीच में अमरकंटक का पठार है, तो इनके बीच में नदी प्रवाहित होती है और नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। अमरकंटक के पठार से निकलती है, इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में ब्रंश घाटी से होकर बहती है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, याद आ गई आपको सारी बातें। यहां पर इसके द्वारा 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाया जाता है। ये ज्वार नदमुख की लंबाई कितनी रहती है? इसका ज्वार नदमुख की लंबाई रहती है लगभग आपके 27 किलोमीटर। और ज्वार नदमुख क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, ये प्रक्रिया हमने पूरी आपके चैप्टर को हम पढ़ रहे थे उस समय आपके सामने पूरी एक्सप्लेन की थी कि भाई इसके द्वारा डेल्टा ही क्यों बनता है, डेल्टा क्यों नहीं बनता है, ज्वार नदमुख का निर्माण क्यों होता है। तो ये कारण मैंने आपको बताए थे। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है पीछे जाकर इनके प्रायद्वीपीय नदियों वाले वीडियोस देखें। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में बहुत सारी झीलें हैं, मीठे पानी की भी है, खारे पानी की भी है, प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। इसमें से आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्या डल झील है, लोकतक झील है, वुलर झील है, या फिर सांबर झील है?
तो देखिएगा डल झील कहां पर है, पहले 3 झीलों के स्थान देखिएगा कहां पर है। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर आपके दूसरा दिया है लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है, इसे आप लोकटक कहें लोकटक कहें एक ही बात है। वुलर झील कहां पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। फिर आपके एक झील दी है सांबर झील, यह राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। अब आपको पूछा है मीठे पानी की, तो सांबर झील तो आंसर होगा नहीं, यह है आपके खारे पानी की झील, इसके क्या है, खारे पानी की झील है। और वुलर झील आपके सबसे बड़ी झील है, कैसी है, मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सांबर झील की आप बात करते हैं तो यह झील आपके खारे पानी की, राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अब अंतःस्थलीय का अर्थ क्या हुआ, वह झील जो समुद्र तट पर नहीं बनी हुई है, आंतरिक भागों में बनी हुई है। तो समुद्र तट पर इससे बड़ी भी कोई खारे भारत में कोई झील है क्या, हाँ समुद्र तट पर बनी हुई इससे बड़ी झील है, वो झील आती है आपके चिल्का झील। चिल्का झील जो ओडिशा के तट पर बनी हुई एक प्रकार की लेगून झील है, और ये लेगून झील आपके भारत की सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की है और समुद्र तटीय झील है। और आंतरिक भागों में देखेंगे तो सांबर झील है। और सांबर झील और चिल्का झील दोनों ही पक्षियों के लिए जानी जाती है, यहां पर पक्षियों का आपके बड़ी मात्रा में जमाव और उनका निवास स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र कौन सा है। अभी आपने पीछे एक सवाल में देखा था, भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र गंगा नदी के द्वारा अफवाहित किया जाता है। दक्षिण भारत में देखा तो वो गोदावरी नदी के द्वारा अफवाहित होता है। आपको बताना है पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र कौन सी नदी का है, तो हमने अध्याय के दौरान पढ़ा है कि वो है आपके आपके अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र। और ये अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसका सर्वाधिक क्षेत्र कौन से देश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके ब्राजील देश में। किसमें आता है, ब्राजील देश में। और ब्राजील देश में अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र में विश्व के सबसे सघन वन है, जिन्हें अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। ब्राजील देश की आप कुछ विशेषताएं देखते हैं तो ब्राजील देश आपके कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां के कॉफी उत्पादन की बात करें तो यहां पर जो कॉफी के बागान होते हैं, क्या होते हैं भाई, कॉफी के बागान होते हैं। जैसे चाय के बागान होते हैं, आम के बागान होते हैं, उसी प्रकार से कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो उस क्षेत्र को, जैसे कॉफी का खेत होता है ना, उस जैसे अपने बाजरे का खेत है, गेहूं का खेत है, उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में कॉफी का उत्पादित की जाती है उसे कॉफी का बागान कहते हैं। और इन बागानों को ब्राजील में कहा जाता है फजेंडा। क्या कहते हैं, कॉफी के बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई गेहूं का खेत है, आपके चावल का खेत है, धान का खेत, या फिर आपके जवार का खेत, कपास का खेत, तो यहां पर जो कॉफी के जो खेत होते हैं या कॉफी का बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है ब्राजील में। ठीक है, भारत में आप कॉफी उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो देखो, चाय उत्पादक राज्यों में तो आप असम और दार्जिलिंग का नाम लेते हैं। कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक है। भारत में कॉफी उत्पादन कहां किया जाता है, कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। अगला सवाल, कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती है। एकदम सिंपल सा सवाल है, उन नदियों के नाम बताने हैं जो नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और इस सवाल को हमने कई बार आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि भाई बार बार इस सुंदरवन डेल्टा का हमने जिक्र किया है। जब जब हम इन दोनों नदियों की चर्चाएं करते हैं तो सुंदरवन डेल्टा का जिक्र होता है। राइट आंसर क्या है, आपके दिमाग में भी आ गया है, राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह आपके सर्वाधिक गतिशील डेल्टा है, सर्वाधिक गतिशील डेल्टा है। यह डेल्टा आपके बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। और यहां पर आपके सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी प्रजाति के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कौन से वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी प्रजाति के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सुंदरवन डेल्टा में एक टाइगर है जिसे आप कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। यहां पर आपके रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो यहां पर देखने को मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। उस नदी का नाम बताइएगा जिसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है।
तो देखिएगा हमने एक नदी पढ़ी थी जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम थे, वही नदी है। और वो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अब देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को देखो तिब्बत में क्या कहते हैं? इसे तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल में प्रवेश करती है आपके एक यू आकार का मोड़ बनाते हुए आपके फिर एक ब्रंश घाटी से होकर आपके गोर्ज या महाखंड से होकर प्रवेश करती है। तो यहां पर इसे कहा जाता है दिहांग नदी। फिर यही नदी आपके जब असम वाले क्षेत्र में जाती है तब इसका नाम यहां पर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब यही नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पहले तो इसे कहा जाता है जमुना, और फिर जमुना के अंतर्गत आपके एक नदी मेघना नाम की नदी आकर मिल जाती है, तब उसका आगे चलकर नाम हो जाता है मेघना। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न क्षेत्रीय नाम है सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना। और फिर फाइनली वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। नेक्स्ट सवाल, देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा किस नदी से मिलती है? हमने किस नदी के दौरान पढ़ा था? देवप्रयाग, प्रयागराज, तो वही नदी है। अब देखिएगा ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी देखिएगा एक आपके गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद है। जहां से नदी निकलती है उस नदी को हम कहते हैं भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और इधर आपके एक अलकापुरी हिमनद है, जहां से नदी आती है उस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है भाई? अलकनंदा नदी है। और ये अलकनंदा नदी आपके जिस स्थान पर भागीरथी से मिलती है वो स्थान कहलाता है देवप्रयाग, और ये स्थान है उत्तराखंड में। यानी कि अलकापुरी हिमनद, गंगोत्री, ये देवप्रयाग सारे कहां पर है? उत्तराखंड में है। और यहां से नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। अगला सवाल, हाँ नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है, किस नदी को ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कहा जाता था? उस नदी का नाम बताइए जिसे ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कहा जाता था। तो वो नदी आती है दामोदर नदी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बंगाल वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ की स्थितियां देखने को मिलती, इसलिए इसे बंगाल का शोक यानी कि सोर ऑफ बंगाल कहा जाता था। अब कहा जाता था, वर्तमान में क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के माध्यम से इसके बाढ़ को नियंत्रित कर लिया गया है। इससे आपके बहुत ही कम मात्रा में बाढ़ देखने को मिलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हाँ फटाफट आपको याद आ जाने चाहिए, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये कहा जाता है आपके कोसी नदी को। अब बाढ़ की स्थितियां आ गई है तो आपको यह भी याद होने चाहिए कि भाई असम और बांग्लादेश में किस नदी की वजह से बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है? तो वो होती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। ठीक है। और इसी के साथ ये सारे आपके छोटे टाइप के यानी कि बहुविकल्पात्मक और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो आप इस वीडियो को भी लाइक करना अपने साथियों के साथ में भी शेयर करते रहना। हम मिलेंगे आपसे इसी अध्याय के अगले पार्ट के साथ में, यानी कि अगले अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो कि लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक टाइप के रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।